गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवर्तन का टॉपिक हमने शुरू किया था और विवर्तन की हमने डेफिनेशन की बात कर ली थी। बताया था किसी प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक से टकराकर मुड़ने की जो घटना होती है वो विवर्तन कहलाती है। या फिर बताया था मैंने आपको कि प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराकर उसकी ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण कर लेने की घटना विवर्तन कहलाता है। ठीक है। और फिर बताया था मैंने आपको कि सर विवर्तन में क्या है, सर एक स्रोत है आपका। ठीक है। ये सामने कौन है, धारक या अवरोधक है, और ये सामने है आपका पर्दा। तो जब प्रकाश तरंग किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराती है तो टकराकर वो क्या होती है, मुड़ जाती है। टकराकर अपने पथ से क्या होती है, मुड़ जाती है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो ये जो घटना है सर वही विवर्तन कहलाता है। अब इसमें क्या क्या होता है सर, एक तो होता है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दूसरा सर ये जो धारक या अवरोधक है सर उसका आकार होता है। तो सर विवर्तन कब होगा, कोई धारक या अवरोधक इस तरंग का विवर्तन कब कर पाएगा। इससे सबसे मोटी कंडीशन ये थी कि सर कोई भी धारक या अवरोधक किसी प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग कोई भी तरंग का विवर्तन कब करेगा, जब धारक या अवरोधक का आकार आपतित तरंग के तरंगदैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। जब इस धारक या अवरोधक का आकार आपतित तरंग के तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है तब ये विवर्तन करेगा, और यदि आकार लैम्ब्डा से क्या है, ज्यादा है, तो विवर्तन नहीं होगा। और इस कंडीशन पे हमने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य का मान सूक्ष्म होता है और इस आकार के धारक अवरोधक दैनिक जीवन में प्राप्त करना संभव नहीं होता है। और यही कारण है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, जबकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य का मान उच्च होता है, ज्यादा होता है, और उस कोटि के धारक या अवरोधक दैनिक जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। और यही कारण है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में प्रेक्षित किया जा सकता है। इतना हमने कर लिया था। अब हम बात करें सर विवर्तन के प्रकार। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। विवर्तन को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सर फ्रेनेल विवर्तन, जो फर्स्ट है सर वो है आपका फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है। और सर दूसरा क्या है, सर दूसरा है फ्राउनहाफर विवर्तन। ठीक है। एक तो है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है फ्राउनहाफर विवर्तन। तो विवर्तन को हमने दो भागों में डिवाइड किया, फ्रेनेल विवर्तन, फ्राउनहाफर विवर्तन। क्वेश्चन होता है सर कौन सा विवर्तन फ्रेनेल होगा और सर कौन सा विवर्तन फ्राउनहाफर होगा। तो देखो यहां पर क्या है सर, एक तो होता है स्रोत, एक होता है धारक या अवरोधक। ठीक है। यहां देखो क्या क्या है, एक तो स्रोत है, ये दूसरी कंडीशन किसकी है, धारक या अवरोधक की है, और सामने कौन है, पर्दा। तो सर फ्रेनेल और फ्राउनहाफर को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, सर हमने डिवाइड कर रखा है कि सर एक तो स्रोत से धारक या अवरोधक की दूरी, दूसरा है सर स्रोत या जो अवरोधक या धारक है सर उससे पर्दे की दूरी। मतलब ये है आपका धारक या अवरोधक, सर इससे जो स्रोत कहां पे रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस, दूसरा जो सामने पर्दा रखा हुआ है सर उसकी डिस्टेंस। तो उसने कहा कि अगर धारक या अवरोधक से स्रोत व पर्दे की, स्रोत व जो पर्दे की दूरियां है सर, सपोज करो ये जो डिस्टेंस है, सपोज करो सर ए है, सर ये जो डिस्टेंस सपोज करो बी है, तो ये जो दूरियां है स्रोत व पर्दे की, इस धारक या अवरोधक से जो दूरियां है सर वो दूरियां सीमित है या असीमित है। दूरियां अगर सीमित है, लिमिटेड है, शॉर्टेड डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जैसे आपका धारक अवरोधक है उससे सीमित दूरी पर से 2 मीटर दूरी पे, 5 मीटर दूरी पे, 2 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, अगर सीमित डिस्टेंस पे पास रखे हुए ये स्रोत और ये पर्दा इस धारक या अवरोधक के पास रखे हुए होते हैं तो हम उसको बोलेंगे फ्रेनेल। क्या बोलेंगे, फ्रेनेल विवर्तन बोलेंगे। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है क्या कि सर ये हमारा धारक या अवरोधक है, ये आपका क्या है, धारक या अवरोधक है। तो सर इस धारक अवरोधक में क्या होगा कि सर फ्रेनेल में तो हमने क्या कहा, सर फ्रेनेल में हमने कहा कि सर ये हमारा कौन है, धारक या अवरोधक है, इसके पास में हमने एक स्रोत रख दिया, इससे प्रकाश करेंगे चली ऐसे, और इसके पास में कुछ दूरी पे क्या रखा है, धारक या पर्दा रखा हुआ है, और सर ये इससे विवर्तित हो गया, ये से क्या हो गया, विवर्तित हो गया। तो सर आप देखो फ्रेनेल में क्या है, धारक या अवरोधक से जो स्रोत की दूरी है a और धारक या अवरोधक से पर्दे की जो दूरी b है सर वो क्या है, सीमित है, पास में है। स्रोत भी धारक से पास में रखा हुआ है और पर्दा भी धारक अवरोधक से पास में रखा हुआ है। तो अगर ये दूरियां सीमित है तो हम क्या बोलते हैं, फ्रेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेनेल विवर्तन बोलेंगे। पर ऐसा कंपल्सरी नहीं है
कि जो आपका स्रोत या पर्दा है वो इस धारक या अवरोधक से पास में रखा हो। ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सर ये हमारा क्या है सर, धारक या अवरोधक है। ओके, अब ये प्रकाश तरंगे अनंत से आ रही है सर इस तरह से। स्रोत कहाँ पे रखा हुआ है पता नहीं सर, इनफाइनाइटली स्रोत रखा हुआ है, वहां से प्रकाश तरंगे आ रही है और सर अब इससे क्या से विवर्तित हो गई सर, ये विवर्तित होकर इस तरह से जा रही है। पर्दा कहाँ पे रखा है सर, वो भी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो ऐसा विवर्तन क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर फ्रेनेल या फ्राउनहोफर विवर्तन को कैसे डिवाइड किया गया सर, डिवाइड कर रखा है स्रोत व पर्दे की जो दूरियां हैं इससे धारक या अवरोधक से। सर इन दूरियां सीमित है या असीमित है, अगर दूरियां सीमित है तो फ्रेनेल विवर्तन, लेकिन अगर दूरियां असीमित है अनंत है तो हम बोलेंगे फ्राउनहोफर विवर्तन। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत व पर्दा धारक या अवरोधक से सीमित दूरियों पर होते हैं सर फ्रेनेल विवर्तन कहलाते हैं। तथा ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत व पर्दा धारक या अवरोधक से असीमित दूरियों पर या अनंत दूरियों पर होते हैं तो क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। डेफिनेटली क्लियर। इसके बाद हम इसमें डिफरेंस भी करते हैं, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे सर इसमें हम अंतर भी करना चाहेंगे। ठीक है सर, क्या डिफरेंसेस होता है। तो देखो फ्रेनेल विवर्तन में हम किसको यहाँ सर काउंटेबल कौन है सर, डिस्टेंस काउंटेबल है। हमें पता है कि स्रोत धारक से कितनी दूर रखा हुआ है, पर्दा धारक से कितनी दूरी पर रखा हो, तो यहाँ दूरियां हम काउंट कर सकते हैं, दूरियां हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो सर यहाँ दूरियां महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है सर, यहाँ पे दूरियां मेजर करते हैं, दूरियां महत्वपूर्ण होती है डिस्टेंस। जबकि सर यहाँ पे फ्राउनहोफर में क्या होता है सर, डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, इस धारक से स्रोत कहाँ पे रखा हुआ है या पर्दा कितनी दूरी पर रखा हुआ है सर, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं सर हम यहाँ डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते, तो हम सर यहाँ पे एंगल काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, एंगल। जैसे सर ये आने से पहले किस एंगल पे आ रही थी और विवर्तन के पश्चात किस एंगल पे चलेगी, तो सर हम यहाँ पे विवर्तन एंगल झुकाव काउंट करते हैं कि किस कोण पे आया और किस कोण पे विवर्तित हुआ, किस कोण पे आया और किस कोण पे विवर्तित हुआ। तो सर यहाँ पे क्या है सर, हम कोणीय झुकाव या झुकाव महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कोणीय दूरियां, यहाँ पे क्या है सर, कोणीय जो झुकाव है सर उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ दूरियां महत्वपूर्ण होती है और सर यहाँ पे झुकाव महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये देखते हैं कि कितने एंगल पे आया, कितने एंगल पे विवर्तित हुआ। तो यहाँ पे कोण को हम मापन करते हैं, कोण मापन करते हैं। तो सर यहाँ दूरियां सीमित होती है, यहाँ दूरियां असीमित या अनंत होती है। यहाँ दूरियां महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पे कोण या झुकाव महत्वपूर्ण होता है। तीसरा क्या है सर फ्रेनेल विवर्तन की अगर बात करें, फ्रेनेल विवर्तन की हम बात करें तो फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है सर, फ्रेनेल विवर्तन में हमें कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है। फ्रेनेल विवर्तन की हम बात करें तो सर इसमें एक ही विवर्तक होता है। कैसे सर, यहाँ पे ये स्रोत रखा हुआ है सर, ये पर्दा है तो बीच में एक ही विवर्तक है। ये अवरोधक भी हो सकता है और धारक भी हो सकता है, पर एक ही है सर, एक का प्रभाव शामिल है। जबकि सर इसमें क्या होता है सर, एक फ्राउनहोफर विवर्तन में सर एक से अधिक विवर्तकों का प्रभाव होता है। यहाँ पे क्या होता है सर, एक से अधिक विवर्तकों का प्रभाव होता है। कैसे सर, जैसे मैं बताऊं आपको, सूर्य से सनलाइट चलती है सर, ठीक है, फिर वो वायुमंडल में ओजोन परत है या कई तरह की परतें हैं उसे टकराती है, तो अलग अलग जगह पर वो विवर्तित होती हुई हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सर सूर्य कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। ओजोन परत का जो छिद्र है सर वो किसका काम कर रहा है, धारक का। और पर्दा कौन है सर, हमारी अर्थ। तो आप देखो ये किसका एग्जाम्पल है, फ्राउनहोफर का। सूर्य स्रोत इनफाइनाइट पे है, अर्थ पर्दा इनफाइनाइट पे है, और जो ओजोन परत की छिद्र है, ओजोन परत की जो छिद्र है सर वो धारक का काम कर रहे हैं। तो सर ये क्या है सर, ये फ्राउनहोफर हो गया। क्या हो गया, ये इनफाइनाइट की बात है, फ्राउनहोफर की बात कर रहे हैं। पर सर इसमें जब सूर्य से जो सनलाइट चलती है सर, वो अनेक रास्ते में बहुत सारे धारक या बहुत सारे अवरोधक मिलेंगे, ठीक है। ओजोन परत से टकरा रहे हैं, किसी अन्य चीज से टकरा रहे हैं, जो आपके पार्टिकल है, वायु के छोटे छोटे पार्टिकल है, कण है, ठीक है, उनसे टकरा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारे धारक या अवरोधक होते हैं। तो सर यहाँ जो हम इफेक्ट देख रहे हैं, अर्थ पर जो इफेक्ट देख रहे हैं सर, वो एक से अधिक विवर्तकों का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है। क्या होता है सर, एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है सर। जबकि सर यहाँ पे क्या होता है, एक से अधिक विवर्तकों का प्रभाव होता है, ठीक है। यहाँ एक ही विवर्तक प्रभाव होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है सर, एक से अधिक विवर्तकों का प्रभाव होता है। इसके अलावा सर फ्रेनेल विवर्तन में विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए
हमें सर लेंस या दर्पण का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेनेल विवर्तन में अगर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है, फ्रेनेल विवर्तन में विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए सर हमें क्या है सर, लेंस या दर्पण का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, लेंस या दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम फ्राउनहोफर की बात करें तो सर देखो ये तरंगे इनफाइनाइटली जा रही है सर, और हम चाहते हैं कि सब ये तरंगे आपस में मिले, तो सर उसके लिए तो हमें यहाँ पर लेंस या दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। अभी आगे चल के हम फ्राउनहोफर विवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जब फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए अरेंजमेंट करेंगे तो सर हम वहां पे लेंस का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे लेंस का, जबकि फ्रेनेल में विवर्तन प्रतिरूप तैयार करने के लिए कोई भी लेंस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि हमें यहाँ पर लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, लेंस या दर्पण का उपयोग करेंगे। तो ये भी डिफरेंस में होता है कि सर यहाँ लेंस या दर्पण का, किसका, लेंस या दर्पण का उपयोग नहीं होता है, दर्पण का उपयोग नहीं होता है। जबकि यहां पे क्या बोलेंगे सर, यहां 4 नंबर बोलेंगे लेंस या दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन है, फ्रेनेल, और ये है फ्राउन। और ये भी ध्यान रखना कि फ्रेनेल की जो कैलकुलेशन है, जब हम इसमें गणितीय कैलकुलेशन करते हैं तो सर फ्रेनेल में जो कैलकुलेशन वो सर आसान होती है, फ्रेनेल में जो कैलकुलेशन वो क्या है, आसान होती है, जबकि फ्राउनहोफर में जो कैलकुलेशन वो आसान नहीं होती, वो थोड़ा टिपिकल होती है। तो ये है आपका फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन। कौन है, फ्रेनेल और मतलब विवर्तन कौन है, किसी प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराकर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। ये 2 प्रकार का शर्त क्या है इसकी, धारक या अवरोधक का आकार आपकी तरंग की तरंगदैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, ए लगभग क्या होना चाहिए, लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और विवर्तन सर कितने प्रकार से, विवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। किस आधार पे सर, ये जो स्रोत और पर्दा है इस धारक या अवरोध से सीमित दूरियों पर है या असीमित या अनंत दूरियों पर है। अगर सीमित दूरी है तो फ्रेनेल और असीमित दूरी है तो फ्राउनहोफर, अर्थात ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत व पर्दा धारक या अवरोध से सीमित दूरियों पर होता है फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है, और जहां असीमित या अनंत दूरी पर होता है फ्राउनहोफर कहलाता है। फ्रेनेल विवर्तन में दूरियां महत्वपूर्ण होती है, जबकि इसमें झुकाव महत्वपूर्ण होता है। इसमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए लेंस या दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें लेंस या दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ सर फ्रेनेल में एक ही विवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि यहाँ एक से अधिक विवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा सर, यहाँ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इजी होती है, जबकि यहाँ पे इतनी इजी नहीं होती, यहाँ थोड़ा सा टिपिकल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन से आप क्या समझते हो, उनमें अंतर डिफरेंस करिए। तो कई बार 1 and 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूरा भी आता है कि विवर्तन से क्या समझते हैं, विवर्तन कंडीशंस लिखो और विवर्तन के प्रकार डिफाइन करो। तो उस केस में फिर ये क्वेश्चन 2 नंबर तक भी आता है। तो ठीक है, अब हम लोग इसमें फ्रेनेल को स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे सर, फ्राउनहोफर को हमें स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है, 12th में पहले दोनों ही हुआ करते थे, फ्रेनेल भी पहले हुआ करता था, फ्राउनहोफर भी हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली इन्हें फ्रेनेल को इसने ड्रॉप कर रखा है और एक ही टॉपिक देखा विवर्तन में, वो है सर एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन। क्या है, एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन, जो हम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन। हमारा टॉपिक है अब, ये है सर एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन। टॉपिक क्या है सर, एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन की हम बात करेंगे। एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो एकल स्लिट के फ्राउनहोफर विवर्तन से हम क्या समझते हैं, तो पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे। इसकी बात करेंगे, यहां हम डायग्राम की बात करेंगे। तो एकल स्लिट का फ्राउनहोफर विवर्तन डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक वर्णीय स्रोत लिया गया।
सबसे पहले एक वर्नियर स्रोत लिया गया, ओके, और उसके सामने एक स्लिट रखी गई, उसके सामने एक स्लिट रखी गई, इस तरह से एक वर्नियर स्रोत लिया गया और उसके सामने एक स्लिट रखी गई और उस पर एक छिद्र तैयार किया गया। यहाँ पे एक छिद्र, इस तरह से एक गैप बनाया, एकल छिद्र बनाना, एकल खिड़की बनानी है एक तरह से। तो सर यहाँ पर उसने ऐसा किया, ये है, ठीक है। एकल स्लिट फ्रान हापर विवर्तन प्रतिरूप तैयार करने हेतु सबसे पहले एक वर्नियर स्रोत लिया गया। क्या लिया गया? एक वर्नियर स्रोत लिया गया और उसके सामने एक एकल स्लिट रखा, एक छिद्र, एकल खिड़की नुमा रखी जिसका आकार बहुत छोटा रखा गया। उसका आकार कितना है सर? इसका आकार हमने कितना रखा? ए। ये है इसका आकार, ये इसका जो आकार है वो कितना है? ए है। और हम जानते हैं सर आने वाली प्रकाश तरंग या आने वाली तरंग का विवर्तन, प्रकाश विवर्तन करें तो आने वाली प्रकाश तरंग का विवर्तन कब होगा? जब इसका आकार प्रकाश की लैम्डा के लगभग बराबर हो। तो यहाँ पे आकार बहुत छोटा रखा जाता है, इतना रखा जाता है कि वो आपतित प्रकाश की लैम्डा का हो, ठीक है। तो हमने एक वर्नियर स्रोत लिया, सामने एक स्लिट रख दी जिसमें एक बहुत सूक्ष्म छिद्र बना रखा है जिसका आकार लगभग कितना है? ए है। अब क्या बता रहे हैं सर, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, इस एक वर्नियर स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा, सर इस तरह से प्रकाश निकला, ऐसा प्रकाश निकलेगा इस तरह से। तो सर ये जो प्रकाश निकल रहा है सर, इस प्रकाश से, इस एक वर्नियर स्रोत से जो उससे प्रकाश तरंगे हैं उनको सर एक दूसरे के समांतर प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग। सर ये तरंग इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो सर समांतर प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे सर? हम यहाँ पर एक लेंस का यूज करेंगे। अब देखो ये क्या है सर, ये प्रकाश तरंग इस तरह से आएगी, इस तरह से टकराएगी और टकरा कर क्या हो जाएगी सर? ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। ये इस तरह से गई, ऐसे गई, ये भी ऐसे गई और सर ये टकरा कर क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो गई इस तरह से, ठीक है। ये भी क्या हो गई सर? एक दूसरे की इस तरह आ रही है, ठीक है, इस तरह से आई और इससे क्या हो गई? समांतर हो गई। क्या हो गई सर? समांतर हो गई। और ये प्रकाश फोकस से निकल गई सर, ये लो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सर, इस तरह से प्रकाश एक दूसरे समांतर होकर इस तरह से आ रही है, ऐसे। तो इससे क्या होगा सर? एक हमें समतल तरंगांग मिल जाएगा सर, एक यहाँ पे इस तरह से ये प्रकाश किरण आई, इस तरह से ऐसे आ रही और इससे क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। ऐसे ये प्रकाश में इस तरह से आई और इससे क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। तो हमें एक समतल तरंगांग WW' प्राप्त होता है। हमें एक समतल तरंगांग क्या हुआ? WW' प्राप्त हुआ। अब ये समतल तरंगांग WW किस पे आपतित है सर? इस एकल छिद्र पर आपतित है जिसका आकार कितना है? स्मॉल ए है। जिसका आकार कितना? स्मॉल ए है। तो सर जैसे ये तरंगांग समतल तरंगांग है या प्रकाश किरणें हैं इस एकल छिद्र पर आपतित होंगे या इसके किनारे से टकराएंगे तो क्या होगा सर? विवर्तित होगा। क्या होगा सर? ये विवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवर्तित हो जाएगा। विवर्तित होकर पर्दे पर क्या करेगा सर? विवर्तन प्रतिरूप तैयार करेगा। ये जो प्रकाश किरणें हैं जब इस एकल छिद्र के किनारे से टकराएगी तो टकराकर क्या होगी? विवर्तित होगी और पर्दे पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा या पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप तैयार होगा। अब सबसे पहले तो हम इस पर्दे के मिड पॉइंट की बात करते हैं। सर इस पर्दे के मध्य बिंदु पर क्या बनेगा? इस पर्दे के मध्य बिंदु पर क्या बनेगा? तो देखो अगर पर्दे के मध्य बिंदु की बात करें तो ये मान लो बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, ठीक है। तो आप देखो कि इस पर्दे के मध्य बिंदु ओ के लिए इस बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरण, इस बिंदु ए से जो चलने वाली प्रकाश किरण है यहाँ आई और बी से चलने वाली सर ये यहाँ आई। तो सर यहाँ पर जो ये मिड पॉइंट ओ है आपका, इस मिड पॉइंट ओ के लिए सर आप देखो एओ पथ, ए से चलने वाली तरंग और सर बी से चलने वाली तरंग, दोनों का पथ क्या है? बराबर है सर। दोनों का पथ क्या है? बराबर है। तो सर इस बिंदु ओ के लिए पथांतर कितना होगा सर? 0 होगा। पथांतर कितना होगा? 0 होगा। और जब 0 पथांतर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा सर? आयाम भी अधिकतम होगा और तीव्रता भी अधिकतम होगी। तो हमें सेंटर बिंदु पर, इस सेंटर बिंदु पर क्या मिलेगा सर? उच्चिष्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इस सेंटर बिंदु पर क्या मिलेगा सर? उच्चिष्ट मिलेगा, ऐसे यूं करके। तो पर्दे के मध्य बिंदु पर एकल स्लिट के फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दे के मध्य बिंदु पर हमें क्या मिलता है? शून्यकरण का उच्चिष्ट मिलता है। या उच्चिष्ट मिलता है जहां आयाम भी क्या है? अधिकतम और तीव्रता भी क्या है? अधिकतम। जहां आयाम भी क्या होता है? अधिकतम होता है और तीव्रता भी क्या होती है? अधिकतम होती है। उसके बाद से ये कौन है? इसको हम उच्चिष्ट का नाम देते हैं। जहां उच्चिष्ट, जहां आयाम और तीव्रता दोनों उच्च हो, तब इस उच्चिष्ट के बाद में क्या बनेगा? निम्निष्ट बनेगा सर। ये निम्निष्ट बनेगा यहाँ पे। जैसे आप यंग कर रहे थे तो सर यंग में शून्य क्रम क्या था? चमकीली प्रिंस थी सर।
क्या थी? चमकीली। उसके बाद में क्या थी? काली। फिर क्या थी? चमकीली। तो यहाँ आयाम तीव्रता क्या थे? मैक्सिमम। चमकीले पे। काली पे आयाम तीव्रता क्या थे? न्यूनतम। तो यहाँ चमकीलेपन को हमने किसका नाम दिया? उच्चिष्ट का। और सर यहाँ जो काली फ्रिंज उसको हम किसका नाम दें? निम्न। निम्निष्ठ कौन है? जहाँ आयाम तीव्रता न्यूनतम होंगे। तो ये उच्चिष्ट है, फिर इसके बाद निम्निष्ठ है, फिर वापस क्या बनेगा? उच्चिष्ट बनेगा। ठीक है, वापस उच्चिष्ट बना, फिर वापस क्या बनेगा? निम्निष्ठ बनेगा। इस तरह से उच्चिष्ट निम्निष्ठ उच्चिष्ट निम्न ऐसे चलता रहेगा सर, ये इस तरह से चलेगा। ये केंद्रीय फ्रिंज क्या बनेगा? उच्चिष्ट केंद्र पे क्या बनेगा? उच्चिष्ट बनेगा। उच्चिष्ट के बाद में निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट, ऐसे से जरूरी। उच्चिष्ट के बाद में क्या बनेगा? निम्निष्ठ, फिर क्या बनेगा? उच्चिष्ट, और फिर क्या बनेगा? फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला। पर्दे पर हमें जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हुआ सर, उसमें हमें सेंटर फ्रिंज पे सेंटर तो क्या मिला सर? उच्चिष्ट मिला, जिसको हमने केंद्रीय उच्चिष्ट बोला, या इसको सर हम शून्य क्रम का उच्चिष्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम शून्य क्रम का उच्चिष्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद में सर ये पहला निम्निष्ठ, फिर ये है सर शून्य क्रम का उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर इसके बाद में ये पहला उच्चिष्ट, फिर ये दूसरा उच्चिष्ट, फिर तीसरा उच्चिष्ट। निम्निष्ठ में सर कौन सा है? पहला निम्निष्ठ, ये दूसरा निम्निष्ठ है, ये तीसरा निम्निष्ठ। ठीक है, तो वैसे जैसे वहां पे भी क्या चमकीली फ्रिंज क्या चलती? शून्य क्रम चलती है। चमकीली फ्रिंज क्या? शून्य क्रम में चमकीली फ्रिंज, फिर पहले चमकीली, फिर दूसरे। तो चमकीलापन चलता है शून्य से, ठीक है, और कालापन चलता है 1 से। तो ऐसे यहाँ पर भी है, ये है सर शून्य क्रम का उच्चिष्ट। ठीक है, या सो केंद्र उच्चिष्ट, शून्य क्रम का उच्चिष्ट, फिर ये पहला उच्चिष्ट, फिर दूसरा उच्चिष्ट। कालापन पे देखेंगे तो निम्निष्ठ, पहला निम्निष्ठ, दूसरा शून्य क्रम का निम्निष्ठ तैयार नहीं होता है। शून्य क्रम मिड पे क्या बनता है? चमकीला या उच्चिष्ट बनता है। तो चमकीला या उच्चिष्ट शून्य से चलेगा और निम्निष्ठ चलेगा 1 से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब फिलहाल हम बात करना चाहते हैं कि सर पर्दे पे हमने देखा, तो हम तो सर किसी बिंदु P की बात करना चाहते हैं सर, कि सर ये कोई बिंदु P है सर। ठीक है, ये कोई बिंदु P है सर, इस बिंदु पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ठ बनेगा? कोई बिंदु P हमने ले लिया सर, ये बिंदु P ले लिया हमने इस तरह से, तो बताइए इस बिंदु P पर सर उच्चिष्ट बनेगा निम्निष्ठ? कैसे ऐसे निकालें सर? सर वही हमें देखना पड़ेगा कि सर इस बिंदु P के लिए हम क्या निकालेंगे? पथांतर निकालेंगे सर। इस बिंदु के लिए क्या निकालेंगे? बिंदु P के लिए क्या निकालो? पथांतर निकालो। तो सर बिंदु P हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? फिर से हम यहाँ पे एक लेंस या दर्पण का यूज करेंगे। सॉरी, लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेंस का। ठीक है, किसका यूज करेंगे? लेंस का यूज करेंगे। तो देखो यहां से जो प्रकाश किरण चली बिंदु P के लिए, तो देखो सर इस तरह से जाएगी और ऐसे ये अपवर्तित होकर इस तरफ पहुंचेगी। ठीक है, और सर इसकी बात करेंगे तो सर ये इस तरह से पहुंच गई। ओके, तो आप देखो यहां से जो चलने वाली तरंग है और यहां से जो चलने वाली तरंग है, सपोज करो सर इसको कितना चलना पड़ा? BP, उसको कितना चलना पड़ा? AP। ये इसको लगभग AP मानता है, तो सर ये कितना चल रहा है? AP, और ये कितना चल रहा है? BP। ये कितना चल रहा है? ठीक है, AP, और ये क्या चल रहा है? BP। अगर हम इसको मान ले कि सर यहाँ पे आप A और B भी मान सकते हो, और आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो सर ये कौन है? S1 स्रोत है, और सर ये कौन है? S2 स्रोत है। तो देखो सर इसको कितना चलना पड़ा? S1P, और इसको कितना चलना पड़ा? S2P। तो सर दोनों के मध्य पथांतर कितना है? बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ठ बनेगा, वो कैसे निकाले सर? उसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P तक आने वाली जो दोनों प्रकाश किरणें हैं सर, उनके मध्य पथांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पथांतर निकालेंगे, और उस पथांतर के आधार पर डिसीजन लेंगे कि सर यहाँ उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ठ बनेगा। तो पथांतर कितना आएगा? तो अगर पथांतर देखें हम लोग, तो पथांतर हमारे पास इसको कितना चलना पड़ा? S2P। इसको कितना चलना पड़ा? S1P। तो पथांतर कितना होगा? S2P माइनस S1P। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे? इससे निकालें पथांतर कैसे निकालेंगे? तो बताया मैंने आपको सर, ये जो लेंथ होती है सर वो तो कितनी है? A है सर, ये इसका आकार A है सर। इससे आप इस पे एक लाओ प्रेस करें सीधा सा, तो माना बिंदु A पर कॉन्साइड करता है, माना बिंदु A पर कॉन्साइड करता है, तो इसके बाद में दोनों लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर होगी। वैसे ही टॉपिक है जैसा हमने यंग में किया था कि पथांतर कैसे निकलता है? S1P S2P, तो S2P माइनस S1P। फिर हमने क्या S1 से लंब ट्रेस किया था, उसके बाद दोनों पद आपस में क्या थे? बराबर थे। तो ये था एक्स्ट्रा पथांतर S2A। याद करिए यंग में भी हमने ऐसा ही किया कि पथांतर एक्स्ट्रा कितना चला था सर? ये चला S2A। तो हमें इस S2A का मान निकालना है। इस S2A का जो मान होगा सर वही हमारा पथांतर होगा। तो सर कैसे निकाले? किस तरह से निकाले? तो देखो ये हमारे पास कौन है सर? ये है हमारे पास, ठीक है, A। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे A है आपका, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए सर? ये चाहिए S2A। क्या चाहिए? S2A चाहिए। सपोज करो सर ये एंगल कितना है? थीटा है। सपोज करो सर ये एंगल कितना है? थीटा है।
तो सर अब हम क्या कर सकते हैं सर, इस ए के कंपोनेंट लेंगे, इस ए के क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। ये आपका ए हमें चाहिए एस टू ए, तो इस ए कंपोनेंट, तो सर ए का ए कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा और सर एक आएगा ए साइन थीटा। एक तो क्या आएगा ए कॉस और एक आएगा ए साइन, ठीक है, ये ए है तो सर इसका ए कंपोनेंट तो देखो इधर आ जाएगा और सर इसका ए कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, एक इधर और एक, तो सर कहाँ पे कोस कहाँ पे साइन, तो ये तो हम जानते हैं वैसा सर, थीटा जिसके साथ बंधा उधर क्या आता है कोस, तो सर यहाँ तो आएगा ए कॉस और सर यहाँ पे क्या आएगा ए साइन, यहाँ पे क्या आएगा ए साइन। तो बताओ ये ए साइन है तो ये भी कितना होगा ए साइन, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, तो ये कौन है ए साइन है, तो यहाँ भी क्या होगा ए साइन होगा, अर्थात एस टू ए का मान कितना आएगा ए साइन थीटा आएगा, एस टू ए का मान कितना आएगा ए साइन ऑफ थीटा आएगा। तो हमने पथांतर एस टू ए का मान निकाल भी लिया। देखो क्या किया, बहुत सिंपल सा है, हमें करना क्या है बताइए, ठीक है, अब बताना मैंने आपको क्या करना है सर, ये कितना चल रहा है सर, ये चल रहा है एस टू ए पी और ये एस वन पी, तो पथांतर कितना हुआ एस टू पी माइनस एस वन पी। फिर पथांतर कैसे निकालें सर, इसके लिए आपने एस वन से इस पे लंब ट्रेस किया, माना बिंदु ए पर कोइंसाइड करता है, तो सर यहाँ के बाद दोनों पद क्या है बराबर है, केवल ये एक्स्ट्रा पद है एस टू ए, ये एक्स्ट्रा पद है वो पथांतर के रूप में आएगा। तो सर एस टू ए कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल कितना है थीटा है, तो सर ए का दोनों, सर इधर कौन आएगा ए कोस और इधर कौन आएगा ए साइन, इस ए के दोनों लो, इधर आएगा ए कोस इधर आएगा ए साइन, ये कौन है ए साइन, तो ये भी कौन होगा ए साइन, तो हमने ले लिया, तो पथांतर हमने निकाल लिया। तो पथांतर हमारे पास कितना आया ए साइन थीटा आया, पथांतर कितना आया ए साइन थीटा आ गया हमारे पास में। ओके, अब हम देखना चाहते हैं सर कौन से पथांतर पे, पथांतर बहुत सारे हमारे पास में, पथांतर कौन कौन से हैं सर, पथांतर आप देखो तो पथांतर हमारे पास में है, एक तो कौन है ये है 0 फिर लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा और लास्ट में कौन है n लैम्बडा। सर इन पथांतर पे क्या होगा, दूसरा पथांतर ये भी है लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 और लास्ट में कौन है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो सर बताइए कौन से पथांतर में उच्चिष्ट बनेगा, बताइए कौन से पथांतर में निम्निष्ठ बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको बारी बारी से लेंगे, सबसे पहले लेंगे 0 पथांतर, ठीक है, फिर लेंगे लैम्बडा, फिर लेंगे 2 लैम्बडा, फिर क्या लेंगे 3 लैम्बडा, इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सर यदि पथांतर, केस फर्स्ट ले रहे हैं कि आप देखना इन सारे पथांतर पे निम्नस्थ बनेगा, वैसे हम जनरली जानते हैं जब 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा n लैम्बडा पर क्या होता है सर संपोषी बनता है, आयाम तीव्रता क्या होता है उच्च अधिकतम होता है, आयाम तीव्रता क्या होता है अधिकतम होता है, और सर यहाँ संपोषी बनेगा चमकीलापन आना चाहिए, जबकि यहाँ देखना और यहाँ विनाशी बनता है सर, ये हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ रिजल्ट हमें रिवर्स मिलेंगे। इन सारे पथांतर में तो क्या बनेगा निम्निष्ठ और इन सारे पथांतर में क्या बनेगा उच्चिष्ट। तो हम पहले ये लेके देख रहे हैं और देखेंगे इन सब पे रिजल्ट क्या मिलेगा सर, हमें निम्निष्ठ मिलेंगे इन सारे पथांतर पे, और जबकि सर इन सारे पथांतर पे क्या मिलेगा उच्चिष्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम पथांतर ले रहे हैं कि केस फर्स्ट, सबसे पहले हमने पथांतर ले लिया, लेट माना पथांतर कितना है, सबसे पहले आप मान लेते हैं कि सर पथांतर कितना है लैम्बडा है सर, पथांतर कितना है लैम्बडा है, इसका मीनिंग क्या हुआ सर ए साइन थीटा बराबर कितना है लैम्बडा है, ठीक है, ए साइन थीटा बराबर कितना है लैम्बडा है, पथांतर कितना है लैम्बडा है। तो इस केस में क्या होगा, तो देखो वो क्या कहना चाहता है कि जब पथांतर सर ए लैम्बडा है तो उस केस में ये जो तरंगार्थ है कौन आपका S1 S2 बोल दो या W बोल दो, ये जो तरंगार्थ है समतल तरंगार्थ W कौन सा तरंगार्थ है सर, इस केस में ये जो तरंगार्थ है कौन आपका W कौन है W और W है, ठीक है। तो जब पथांतर कितना है लैम्बडा है, ये लेंथ कितनी है लैम्बडा है, तो सर इस तरंगार्थ W को दो ऐसे भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो ऐसे बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक की लेंथ कितनी होगी लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2। देखो कितनी लेंथ पथांतर कितना है लैम्बडा बाई 2, तो इस केस में इन दोनों के मध्य गैप कितना होगा लैम्बडा होगा। तो वो कहना चाहता है कि सर इस केस में हम इस समतल तरंगार्थ W को दो ऐसे बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी लैम्बडा बाई 2 होगी। अब देखो तो यहाँ पर जो तरंगार्थ आ रहा है तो उसके दो टुकड़े कर लिए हमने, दो टुकड़े कर लिए, ठीक है, और प्रत्येक की भाग में λ/2 है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब λ/2 पथांतर होता है, देखो
ये जो दोनों भाग हैं परस्पर विपरीत कला में आधारोपित होंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत कला में आधारोपित होंगे। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाई, इनके बीच के पदांतर कितना है? लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 के संगत कलांतर कितना आता है? पाई। ये हम बता चुके पहले आपको कि लैम्डा बाई 2 के संगत कितना आता है? पाई। इसमें आता है 3 पाई। तो पाई और 3 पाई में क्या होता है सर? विपरीत कला होता है। और सर यहाँ क्या आता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हम निकाल चुके हैं। समकुश में कलांतर, पथांतर, विनाशी में। लैम्डा बाई 2 के संगत कलांतर कितना आता है? पाई आता है। लैम्डा बाई 2 के संगत कलांतर कितना आता है? पाई आता है। पाई का मतलब होता है विपरीत कला। पाई का मतलब होता है विपरीत कला होती है। तो मतलब इसमें एक ऊपर है तो दूसरा क्या है? नीचे है। एक भाग पॉजिटिव, दूसरा भाग क्या है? नेगेटिव। तो ये दोनों भाग क्या हो? आपस में कैंसिल हो जाए। तो हमने कहा कि यदि पथांतर लैम्डा है तो समतल तरंगांक w को दो ऐसे बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी? लैम्डा बाई 2 होगी। और ये दोनों भाग परस्पर विपरीत कला में होने का पाई है कलांतर, तो विपरीत कला में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये दोनों भाग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो दोनों भाग यहाँ कैंसिल हो गए। तो जब दोनों भाग परस्पर निरस्त हो गए तो बिंदु P पर कोई प्रकाश नहीं पहुंचेगा। बिंदु P पे कोई प्रकाश या कोई तीव्रता या कोई आयाम नहीं पहुंचेगा। तो वहां पर हमें आयाम भी क्या मिलेगा? न्यूनतम। और तीव्रता भी क्या मिलेगी? न्यूनतम। और हम जानते हैं कि जहां आयाम और तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो, जहां आयाम तीव्रता क्या हो? न्यूनतम प्राप्त हो, सर वहां पे क्या बनेगा? सर निम्निष्ट बनेगा। क्या बनेगा? निम्निष्ट। उच्चिष्ट कौन है? जहां आयाम भी क्या हो? उच्च हो और तीव्रता भी क्या हो? उच्च। उच्चिष्ट मतलब जहां आयाम तीव्रता अधिकतम हो या उच्च हो वहां उच्चिष्ट बनेगा, और जहां आयाम तीव्रता न्यूनतम मिले सर वो कौन है? निम्निष्ट बनेगा। तो हम क्या कह रहे हैं? सर इस ऐसे बिंदुओं पे जब पदांतर लैम्डा बाई 2 लैम्डा है तो ऐसे केस में समतल तरंगांक w को ऐसे दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसके प्रत्येक भाग की लंबाई लैम्डा बाई 2 होगी। और यहाँ ये दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के विपरीत कला में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिससे बिंदु P पर हमें कोई आयाम तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ हमें निम्निष्ट प्राप्त होगा। और सर निम्निष्ट भी कैसा? पहला निम्निष्ट। कौन सा निम्निष्ट बनेगा? प्रथम निम्निष्ट बनेगा। तो सर ये है प्रथम θ1 प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति। कौन है सर? ये प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति होगी। ठीक है, क्या है सर? ये प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति होगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या सर? θ1 निकालो सर। तो पथांतर कितना है? a sin θ1। तो जो पहला निम्निष्ट बना सर ये है पहला निम्निष्ट। देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप देखिए क्या है, सिंपल बना देते हैं कि सर ये है आपका तरंगांक w। ठीक है, तो सर ये तो यहाँ तो बनेगा उच्चिष्ट और सर ये बन रहा है निम्निष्ट। तो देखो ये यहाँ से S1P और ये S2P। तो सर ये है पहला निम्निष्ट। कौन है सर? ये पहला निम्निष्ट है। कौन आपका? ये पहला निम्निष्ट है। तो सर यहाँ इसकी मुझे क्या निकालनी है? कोणीय स्थिति निकालनी। क्या निकालनी है सर? कोणीय स्थिति हमें निकालनी है। ठीक है, तो सर पहला निम्निष्ट अगर हम देखें तो आप देखो ये तो सेंटर है। अब सेंटर से एंगल बनाओ। सेंटर से क्या बनाओ? एंगल बनाओ। सर ये तो आपका सेंटर है सर, ये तो उच्चिष्ट है। अब ये कौन है सर? प्रथम निम्निष्ट है। तो सर ये है आपका θ1। ये इधर भी निम्निष्ट है पहला सर ये। तो ये है θ1। ये कौन आपका? θ1। ये तो है शून्य क्रम का उच्चिष्ट। सेंटर पे क्या बनेगा? उच्चिष्ट। उसके बाद क्या बना? निम्निष्ट। फिर क्या बनेगा? उच्चिष्ट। फिर क्या बनेगा? निम्निष्ट। तो हम क्या निकाल रहे हैं? इनकी पोजीशन, कोणीय पोजीशन। सर θ1 पे कौन है? पहला निम्निष्ट है। फिर दूसरा निम्निष्ट बनेगा सर θ2 पर। ये सर ये आपका θ2 हो जाएगा। फिर सर ये तीसरा निम्निष्ट हो जाएगा ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं? निम्निष्टों की स्थिति निकाल रहे हैं। पहले क्या निकालेंगे? θ1 पहला निम्निष्ट, फिर θ2 दूसरा निम्निष्ट, फिर θ3 तीसरा निम्निष्ट। ऐसे ही सर नीचे भी आ सकता है। ऐसे किधर आ सकता है सर? नीचे भी आएगा। तो सर फिलहाल हम क्या निकाल रहे हैं? सर फिलहाल हम निकाल रहे हैं प्रथम निम्निष्ट। तो पहला निम्निष्ट सर ये रहा। तो क्या निकाला? θ1। और सर नीचे भी क्या आएगा? θ1 ये। तो प्रथम निम्निष्ट की स्थिति निकालो। तो ये है सेक्टर में क्या बन रहा है? उच्चिष्ट। और ये बन गया पहला निम्निष्ट। कब? जब पथांतर कितना है? लैम्डा। तो जब पथांतर लैम्डा होता है तो उस केस में समतल तरंगांक w को दो ऐसे बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जहां ये दोनों भाग है परस्पर क्या है सर? परस्पर एक दूसरे के विपरीत कला में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देंगे सर? निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे, जिससे बिंदु P पर आयाम तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगा और हमें बिंदु P पर निम्निष्ट मिलेगा। और कौन सा निम्निष्ट? पहला निम्निष्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा सर? पहला निम्निष्ट मिलेगा। ओके, अब इसके बाद में आगे बढ़िए नेक्स्ट। ठीक है, सर यहाँ से θ1 निकालिए। तो एक का डिवाइड तो θ1 क्या है सर? प्रथम निम्निष्ट कोण स्थिति। तो θ1 कितना आएगा? ये आएगा सर sin θ।
साइन थीटा 1 बराबर आएगा लैम्डा अपॉन ए। सर थीटा 1 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए समीकरण नंबर 1। तो सर ये कौन है सर, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति है। कौन है सर ये, सर ये है आपके प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति है, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। अब बोला जाता सर पथांतर कितना हो, 2 लैम्डा हो। दूसरा केस ले लिया हमने, केस सेकंड में क्या लिया कि पथांतर कितना लिया सर, पथांतर हमने ले लिया 2 लैम्डा। पथांतर हमने कितना ले लिया, 2 लैम्डा ले लिया। तो देखो यदि पथांतर 2 लैम्डा है तो कहना जाता है कि सर उस केस में ये तरंगार है कौन है, WW', ठीक है। इसके कितने टुकड़े करो सर, इसके 4 टुकड़े किए जा सकते हैं। कितनी लेंथ है, 2 लैम्डा, तो तीनों तो λ/2, फिर λ/2 और फिर λ/2। तो ये भी कितना है λ/2, ये भी कितना है λ/2, ये भी कितना है λ/2 और ये भी कितना है λ/2। अगर पथांतर 2 लैम्डा है, लैम्डा तो 2 भाग होंगे और 2 लैम्डा तो सर λ/2 के 4 टुकड़े होंगे बराबर। तो ये दोनों भाग परस्पर क्या है, विपरीत, तो कैंसिल होंगे। फिर ये दोनों भाग परस्पर क्या है, विपरीत, ये भी कैंसिल हो गए। तो आप देखो जब पथांतर 2 लैम्डा है तो भी संपूर्ण समतल तरंगाकार WW' को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, λ/2 होगी। लेकिन इसमें प्रत्येक 2 क्रमागत विपरीत कला में होने का परस्पर विरस्त हो जाते हैं और जब सारे भाग कैंसिल हो गए तो फिर से बिंदु P पर कोई प्रकाश या आयाम प्राप्त नहीं होगा। तो बिंदु P पे फिर से हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा। फिर से हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा। पर इस बार जो निम्निष्ठ होगा वो कौन सा होगा, द्वितीय निम्निष्ठ होगा। कौन सा होगा, द्वितीय निम्निष्ठ होगा। उसका एंगल कितना होगा, थीटा। उसका एंगल कितना होगा, थीटा। तो पहले पहला निम्निष्ठ मिल गया, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। तो लैम्डा में क्या मिला, पहला, 2 लैम्डा में दूसरा, 3 लैम्डा में तीसरा, n लैम्डा में क्या मिलेगा, n1, ठीक है। तो इस पर हम सकते हैं कि सर पथांतर कितना हो, a sin थीटा 2 बराबर कितना हो, 2 लैम्डा। यदि पथांतर कितना हो, 2 लैम्डा हो तो निम्निष्ठ बनेगा कौन सा, द्वितीय। तो क्या निकालें, थीटा 2। तो देखो sin थीटा 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन a। और सर थीटा 2 कितना आएगा सर, ये आएगा sin इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन a। 2 लैम्डा अपॉन a हो गया आपका। इस तरह से हमने काम कर लिया। तो ये हमें मिला सर थीटा 2, ठीक है। क्या मिला सर, द्वितीय निम्निष्ठ मिला। तो लैम्डा में क्या बना, पहला निम्निष्ठ, 2 लैम्डा में द्वितीय में। देखो यहाँ पे क्या था, 1 लैम्डा, क्या था, 1 लैम्डा था। तो 1 लैम्डा में कितना बना, पहला निम्निष्ठ। 2 लैम्डा में कितना बनेगा, दूसरा निम्निष्ठ। अगर सोचो 3 लैम्डा ले लो, हमने कहा केस थर्ड ले लो। उसने कहा पथांतर कितना है बताइए, पथांतर 3 लैम्डा है। a साइन ऑफ थीटा 3 कितना है, 3 लैम्डा है। तो बताओ यहाँ समतल तरंगा कितने भाग में टूटेगा, बोलो WW। नेचुरल से 6 भाग होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी, λ/2 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 λ/2। और ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। तो देखो 3 लैम्डा में भी इसको 6 बराबर भाग में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक 2 भाग आपस में क्या है, विपरीत कला में है। तो फिर ये भी सारे आपस में कैंसिल हो गए। तो फिर से बिंदु P पर कोई प्रकाश आयाम नहीं पहुंचेगा। तो बिंदु P फिर से क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा। तो आप समझ रहे हैं, लैम्डा में, 2 लैम्डा में, 3 लैम्डा में सर क्या बन रहे हैं, निम्निष्ठ बन रहे। तो फिर यहाँ बना पहला निम्निष्ठ, यहाँ बना 2 लैम्डा दूसरा निम्निष्ठ, 3 लैम्डा में क्या बना, तीसरा निम्निष्ठ। क्या बनेगा सर, थीटा 3 कितना आएगा सर, ये आएगा साइन इनवर्स 3 लैम्डा अपॉन a। तो सर ये तृतीय निम्निष्ठ हो गया। तो बताओ इसी तरह से लैम्डा में क्या बना, पहला निम्निष्ठ, 2 लैम्डा में दूसरा निम्निष्ठ, 3 लैम्डा में तीसरा निम्निष्ठ, 4 में चौथा निम्निष्ठ। तो n लैम्डा में क्या बनेगा, n1 निम्निष्ठ। हम बोल सकते हैं इसी प्रकार यदि पथांतर कितना हो, यदि पथांतर a sin थीटा n बराबर n लैम्डा हो, यदि पथांतर कितना हो, a sin थीटा बराबर n लैम्डा हो, तो सर क्या बनेगा, n1 निम्निष्ठ बनेगा। और सर यहाँ पे जो आएगा sin थीटा n कितना आएगा, ये n लैम्डा अपॉन a आएगा। तो थीटा n कितना आ जाएगा सर, sin इनवर्स n लैम्डा अपॉन a। तो ये है सर nवें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। तो इस तरह से हमने देखा कि सर इस पथांतर पे क्या बन रहा है सर, निम्निष्ठ बन रहा है, ठीक है। लैम्डा में, 2 लैम्डा में, 3 लैम्डा में, 4 लैम्डा में, n में क्या बन रहा है, निम्निष्ठ बन रहा है सर। लैम्डा है तो पहला निम्निष्ठ, 2 लैम्डा तो दूसरा निम्निष्ठ, 3 लैम्डा तो तीसरा निम्निष्ठ और n लैम्डा तो n1 निम्निष्ठ बन रहा है। और आप देखो कि सर हमने थीटा 1 का फॉर्मूला बनाया, थीटा 2 का बनाया, थीटा 3 का बनाया, थीटा 4 का बनाया, थीटा n का बनाना है। क्या सर सारे फॉर्मूले याद करना है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं।
केवल आप ये कंडीशन ध्यान रखो सर निम्निस्ट कब बनते हैं बताइए सर, निम्निस्ट बनते हैं सर a sin थीटा n बराबर n लैम्डा, बस ये ध्यान रखो कि जब n लैम्डा है तो निम्निस्ट बनेगा। सर कौन सा निम्निस्ट, सर पहला निम्निस्ट है तो आप लिख दो a sin थीटा 1 बराबर 1 डॉट लैम्डा, ये पहला निम्निस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थीटा 1 निकालो, क्या आएगा बताओ सर, a को नीचे लेके आओ तो लैम्डा अपॉन a, तो थीटा 1 कितना आएगा, बोलो थीटा 1 कितना आएगा, ये आएगा sin इनवर्स लैम्डा अपॉन a, यहाँ से निकालो थीटा 1 कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा sin इनवर्स लैम्डा अपॉन a, आया ना। ठीक है, या फिर आप इसमें डाल दो, ये कौन है सर, n वे निम्निस्ट की कौन स्थिति, कंडीशन यही है ना, तो ये है n1 निम्निस्ट। अब यहाँ n का मान कितना करोगे 1 तो ये आएगा थीटा 1, n का मान कितना करो 2 तो ये थीटा 2 आएगा, द्वितीय निम्निस्ट आएगा, n का मान कितना करो 3 तो तृतीय निम्निस्ट आएगा, n का मान कितना करो 4 तो चौथा निम्निस्ट आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखो कि सर a sin थीटा n पे n लैम्डा हो, a sin थीटा बराबर कितना हो n लैम्डा हो, तो सर यहाँ निम्निस्ट बनेगा। अब कौन सा सर, n का मान पहला निम्निस्ट, n का मान 1 1 कर दो तो ये फॉर्मूला आ गया, n का मान 2 करोगे तो ये आ गया, देखो फॉर्मूला राइट, ये इस तरह यही से बना ना। तो यहाँ n का मान कितना करो 1 तो थीटा 1 आएगा, n का मान 2 करो तो थीटा 1 का कितना आएगा sin इनवर्स लैम्डा अपॉन ये आ गया, थीटा वाला 2 करो तो क्या आएगा, थीटा 2 कितना आएगा sin इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन तो ये आ गया। फिर n का मान 3 करो तो थीटा 3 आएगा, कितना आएगा sin इनवर्स 3 लैम्डा अपॉन 1, चलिए ये आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये सब पूरी रामायण याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल एक ही कंडीशन ध्यान रखो कि सर a sin थीटा बराबर n लैम्डा हो तो निम्निस्ट बनेगा। सर कौन सा निम्निस्ट, n1 निम्निस्ट। अब n का मान कितना करो 1 2 3 4 तो क्या मिलेगा, पहला निम्निस्ट, दूसरा निम्निस्ट और तीसरा, और कौन सा है n। ठीक है, अब इसके बाद में सर हम किसकी बात करेंगे, सर उच्चिष्टों की बात, किसकी बात करेंगे, उच्चिष्टों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा, और इनमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आप ये सारे पदार्थ लोगे तो क्या बनने वाले, सर निम्निस्ट बनने वाले, क्या बनने वाले हैं, निम्निस्ट बनने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू।